डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो अलग ही निखरोगे। हे गाइस, यू आर वेलकम ऑन ऑप्टिमिस्टिक फिजिक्स। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे और हमने क्वेश्चंस करने की बात की थी। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ एक दो टॉपिक रह रहे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं और फिर एक साथ क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। विद्युत बल रेखाएं, जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल रहे थे कि कहां से किस तरफ जाएगा, वो किस प्रकार से निकाल रहे थे, वो जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं आती है उन्हीं से हमें पता चलता है। तो आइए, स्टडी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव को माने, दो चार्ज माने, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। मतलब दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की ओर, तो ये नेगेटिव की ओर। ठीक है, ये इस प्रकार से दो आवेशों के बीच में विद्युत बल रेखाएं बनेंगी, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तब। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेंगी, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से दूर। या फिर सिंगल पॉजिटिव चार्ज दे तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर, ये धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश की जब बात करते हैं तो इससे दूर की ओर ये जाती हुई प्रतीत होंगी, और जब ऋणात्मक आवेश, केवल ऋणात्मक आवेश की बात करते हैं तो ये इसकी ओर आती हुई प्रतीत होंगी। ये ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की ओर, धनात्मक आवेश से दूर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ये विद्युत बल रेखाओं के बारे में ये मेन इनकी प्रॉपर्टी हो गई, धनात्मक आवेश से दूर जाती हुई और ऋणात्मक आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। जब विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है तो वो किस प्रकार से लेते हैं, इसकी दिशा किस प्रकार से लेते हैं, विद्युत बल रेखाओं की दिशा के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, प्लस से माइनस की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य गुणों की, इसकी मेन प्रॉपर्टीज की, जो आपको नोट्स में भी लिखनी है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाओं की मेन प्रॉपर्टी पहले तो ये होगी धनात्मक से दूर और ऋणात्मक की ओर, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें, ये तो ओनली सिंगल चार्ज के लिए थी, जब सीधी जा रही है या सीधी आ रही है। अगर ये इसकी रेखा वक्राकार है, मतलब ये वाली जो रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जैसे ये अपने पास में इस चार्ज से इस चार्ज की जो फील्ड लाइन है, विद्युत बल रेखा है, तो इसकी दिशा जब इसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा हम खींचेंगे तो ये इसकी दिशा बताएगी। यहां खींच लिया, यहां खींच लिया, यहां खींच लिया, हर बिंदु पर अगर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, क्लियर है। किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची तो उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रही है। ठीक है, थर्ड, फर्स्ट हो गया प्लस से माइनस की ओर, सेकंड हो गया इसके स्पर्श रेखा के लिए, स्पर्श रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड है विद्युत बल रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ये इस प्रकार से कभी भी नहीं जाएगी। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये इस तरह से आ गई तो ये फिर दूसरे पॉइंट से ही जाएगी। ये नहीं है कि इनको काटती हुई कोई दूसरी विद्युत रेखा आ गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नहीं होगी, विद्युत रेखाएं परस्पर काटती नहीं है। ठीक है, ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तीन प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, चौथी के बारे में बात करें तो चालक के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको जब गोले के विद्युत क्षेत्र के सूत्र बताए थे तो उनमें बताया चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं ठहरता,
अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं रहता, इसकी सतह पर आ जाता है। तो ये विद्युत बल रेखा की ही एक विशेषता है, जिसके कारण इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 रहता है और सतह पर और बाहर की तरफ हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो ये चालक बल रेखाओं की चौथी प्रॉपर्टी हो गई, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जाती है, जिसके कारण विद्युत बल रेखाएं नहीं जाने के कारण विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। पांचवी प्रॉपर्टी, किसी भी सतह के लंबवत होती है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा सतह के लंबवत रहती हैं। ठीक है, पांचवी हो गई। छठवीं की अगर बात करें तो छठवीं क्या आएगी, लंबवत हो गई, सतह पर लंबवत हो गई और चालक के लिए भी हो गई और इसके स्पर्श बिंदु के लिए भी होगी, प्लस से माइनस की ओर हो गई। ठीक है, और अब नेक्स्ट रहेगी, अब इसके नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होगा, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा वहां विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होगी वहां विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। मतलब देखो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं हैं। अब अगर अपन को इस एरिया में विद्युत क्षेत्र पूछे तो ये अधिक प्रबल होगा, और अगर इस एरिया में विद्युत क्षेत्र पूछे तो ये यहाँ कम प्रबल होगा। विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होगा अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होगा, तो ये घनत्व के समानुपाती होती है। घनत्व प्रोपोर्शनल टू क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होगा अगर घनत्व विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विद्युत बल रेखाओं का अधिक होगा। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाओं की मेन प्रॉपर्टीज आ गई और ये इस प्रकार से काम करती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र को मेनली विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएंगी। ठीक है, डायरेक्शन के लिए ये काम में आती है। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं हो गई। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये तो थी विद्युत बल रेखाओं की कुछ बातें। अब नेक्स्ट बात करें विद्युत फ्लक्स के बारे में। ये क्या चीज है, विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स के भी बहुत छोटे छोटे सरल सरल अच्छे अच्छे सुहाने से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आप 2 नंबर लेकर ही जाते हैं, आप तो लेकर ही आएंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम की डिमांड कर रहे थे, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। जितनी इंग्लिश हमें आती है उतनी तो कर सकते हैं यार। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस परपेंडिकुलरली। किसी भी सतह के लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस परपेंडिकुलरली। मतलब अगर ये अपने पास में सतह है तो इसके लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और ये लो रेड पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन बल हो गया। विद्युत क्षेत्र, ये जो फील्ड लाइंस होती है विद्युत क्षेत्र के बारे में हमें बताती है। विद्युत क्षेत्र गुणा मीटर स्क्वायर, सरफेस के एरिया के परपेंडिकुलर जा रही है तो मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमें आवेश के नंबर बता रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस परपेंडिकुलरली, या फिर हिंदी में आप लिख लो किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैं लिख देता हूं एक बार, रेड से लिख दूं। किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली
विद्युत बल रेखाओं की किसी भी सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बताती है, फ्लक्स फाई कहलाती है, बिल्कुल इजी सी चीज है। विद्युत फ्लक्स क्या है? सतह के लंबवत जितनी नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी उतना ही फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, लंबवत वाली, परपेंडिकुलर। कैसे? मान लो ये वाला आपको सरफेस दे दिया बस में, इससे आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से ये क्रॉस तो करेंगे नहीं, बट मान लो इस तरह से कुछ जा रही है। एक बार अगर ये आपके पास में विद्युत क्षेत्र है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं और कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं और कुछ रेखाएं जा रही है इस प्रकार से, तो जो रेखाएं इस सतह के लंबवत आएंगी, जो रेखाएं लंबवत आएंगी उन्हीं को हम फ्लक्स के लिए गिनेंगे। जो लंबवत नहीं है उनको हम गिनेंगे नहीं, फ्लक्स के लिए नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन, परिभाषा होगी। अब बात करें इसके फॉर्मूले की। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लिख देंगे? फ्लक्स फाई, फाई प्रति यूनिट क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या गुणा टोटल क्षेत्र। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में बिल्कुल इजी तरीके से दे देंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए आपको विद्युत बल रेखाओं की संख्या दे दी और कुल क्षेत्र दे दिया, तो इस फॉर्मूले से आप आराम से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इंटू टोटल एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुणा कुल क्षेत्रफल। तो यह हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई बराबर एन इंटू टोटल एरिया। एन इसका नंबर मान ले तो फाई बराबर एन इंटू टोटल एरिया, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये तो हो गया एन इंटू टोटल एरिया, फ्लक्स का फॉर्मूला। इसके अलावा अगर आपको विद्युत क्षेत्र देकर पूछ ले तो उसके लिए आप किस प्रकार से फॉर्मूला निकालेंगे? F बराबर E इंटू डी ए। विद्युत क्षेत्र देकर आपको क्षेत्रफल दे दे और फिर फ्लक्स पूछे तो इस प्रकार से E इंटू डी ए, ये तो होता है, ये देखिए टोटल एरिया के हिसाब से, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और आपको किस प्रकार से काम में लेना है, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया। या इसकी काफी लंबी थ्योरी है, आपको अभी बताने लग जाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, बट अपन को एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है तो आपको मेन फॉर्मूला बता देता हूँ। E इंटू ए कोस थीटा, एरिया के सापेक्ष इसका समाकलन हो जाएगा ए, ठीक है, और ये डॉट का कोस थीटा आ जाएगा, ई ए कोस थीटा, ठीक है, ई इंटू ए कोस थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ठीक है। ये फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला हो गया। मेनली ज्यादातर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एरिया दे दिया और इसका जो फ्लक्स है वो पूछ लिया, साथ में ये एंगल भी देगा थीटा। थीटा के लिए आपको एक मेन चीज ध्यान में रखनी है, थीटा कहां से मेजर करोगे, एंगल कहां से निकालोगे। मतलब ये आपके पास में कोई सतह है, इससे आपको थीटा दे दिया, मान लो ये 30 डिग्री दे दिया, तो ये 30 डिग्री इसका है, ये
ये जो थीटा यहां पर नापेंगे, आपको प्रश्न में एंगल देगा सतह से एंगल देगा, तो इसको अपन थीटा नहीं लेंगे। ये जो सतह है इससे एंगल देगा, इसको अपन थीटा नहीं लेंगे। अपन यहाँ पर जो प्रश्न सूत्र में जो थीटा काम में लेना है वो लेना है इसके अभिलंब से, जो सतह का अभिलंब होगा उससे। मान लो ये सतह है और ये इसका अभिलंब है। मान लो आपको कोण दे दिया सतह से 50 डिग्री, तो अभिलंब का कोण कितना होता है सतह से? अभिलंब का होता है 90 डिग्री। तो 90 में से 50 घटाएंगे तो ये वाला आपका एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन 40 डिग्री काम मिलेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ आ जाए कि सतह के अभिलंब से कोण 40 डिग्री है या फिर अभिलंब से कोण 50 डिग्री है या 60 डिग्री है, जितना भी दिया हुआ है, अभिलंब से अगर आपको कोण दिया हुआ है तब यहाँ पर सीधा थीटा रखना है। और अगर सतह से दिया हुआ है तो 90 में से माइनस करके रखना है, क्योंकि अपन को यहाँ पर कोण अभिलंब से रखना है। ई ए कोस थीटा, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। इसका जो मैंने ई डॉट डी ए वाला फॉर्मूला बताया था, इसके लिए कभी कंसेप्ट की क्लास में बात करेंगे। मैं आपके लिए कंसेप्ट वाली सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें अपन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें मैं आपको डिटेल से इसके बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है? तब इसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखिए, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ए टोटल एरिया, ई क्षेत्रफल और थीटा सतह के अभिलंब से कोण है, ठीक है? सतह के अभिलंब से कोण, ठीक है? ये विद्युत फ्लक्स के बारे में अपनी सारी बातें हो गई। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया परपेंडिकुलरली इज ओवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, और इसकी जो इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, फाई से डिनोट करते हैं। तो ये फ्लक्स के बारे में, ठीक है दोस्तों? तो ये हो गई विद्युत फ्लक्स के बारे में बातें। विद्युत फ्लक्स के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें और है। ये जैसे सतह से जो निकलता हुआ फ्लक्स होगा, सतह से जो निकलता हुआ, सतह से बाहर की ओर निकलता हुआ फ्लक्स होगा, उसको हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, धनावेश मानेंगे, इसको धनावेश मानेंगे। और अगर सतह की अंदर की ओर जाता हुआ, सतह के अंदर की ओर जाता हुआ अगर अपने पास में विद्युत बल रेखा है या फिर फ्लक्स जो अपना फ्लक्स है ये सतह के अंदर की ओर जा रहा है, तो इसको नेगेटिव चार्ज मानेंगे, ऋणावेश मानेंगे, ठीक है? धनावेश और ऋणावेश, ये आपको विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज में भी मिला था कि धनावेश से दूर जाता हुआ आता है। मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज है और इससे बल रेखा दूर की ओर जा रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से ही जाएगी, तो इस फ्लक्स को हम पॉजिटिव मानेंगे। और ऋणावेश है, इसके ऊपर ऋणावेश है तो इसकी ओर आएगी, तो ये विद्युत बल रेखा सतह के अंदर जाएगी, तो ये फ्लक्स को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है? ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, क्वेश्चन करते टाइम पे आपके काम आएगी, ठीक है? ओके, ये होगी सारी फ्लक्स के बारे में बातें। तो एक क्वेश्चन करवाया आपको विद्युत फ्लक्स पर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए एग्जांपल आपको मैं लिख देता हूं यहां पर सामने। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया 5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, किसी वर्ग का एरिया है, ठीक है? तो एरिया दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, साथ में अपन को उसके अभिलंब से कोण, अभिलंब से कोण थीटा, थीटा जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका आपको फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स फाई क्या होगा ये पूछ लिया। चलिए आपको सीधा सा फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, एक बार कोशिश करिए फॉर्मूले में इनके मान रखकर निकालने की। नहीं आता है तो फिर मैं आपको बता देता हूं, वीडियो पॉज करके आप हल करने की कोशिश करिए, मैं यहां पर सोल्व करने वाला हूं, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या था भाई, फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, सही है? थीटा अपने को सतह से नहीं लेना था, अभिलंब से लेना था। यहां पर अभिलंब से कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, इससे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता अपने लिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड E 10 की पावर 5, एरिया क्षेत्रफल A 5 मीटर स्क्वायर, कोस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, येलो 60 डिग्री। ओके, क्या आएगा 10 की पावर 5 गुणा 5 गुणा कोस 60 का मान 1/2, याद है 1/2। अब इसको ये लो 2.5 गुणा 10 की पावर 5, इसकी इकाई क्या बताई थी मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही थी क्या। तो फिर हो गया ना 2.5 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आ गया, बिल्कुल इजी है। लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं, ज्यादा लंबी लैंग्वेज लिखने से क्या फायदा है, क्वेश्चन में लिखी हुई है कि क्वेश्चन की ज्यादा पूरी लैंग्वेज के बारे में ध्यान देना, मेन चीजों के बारे में ध्यान देना और आपका फॉर्मूला भी रखना, ठीक है। तो ये विद्युत फ्लक्स का क्वेश्चन हो गया। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में अपने पास में एक गाउस का नियम और शेष रह रहा है। गाउस का नियम रिमेनिंग है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। गाउस के नियम में हमें फ्लक्स के बारे में बताया गया है, किसी बंद सतह से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में। जैसे अब हमने E cos थीटा जो था अपना फॉर्मूला फाई बराबर E cos थीटा जो आया था, इससे हमने एक ओनली सरफेस दिया हुआ था, ठीक है, और इससे हमने फ्लक्स निकाल लिया था। जब अब उनको क्लोज्ड सरफेस दे दिया जाए, जैसे ये घन दे दिया जाए या घनाभ दे दिया जाए, जब क्लोज्ड सरफेस दे दिया जाए तब हम फ्लक्स किस प्रकार से निकालेंगे, इसके लिए गाउस ने एक नियम दिया, इसको हम गाउस का नियम बोलते हैं, गाउस लॉ बोलते हैं। गाउस लॉ राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। गाउस लॉ, तो इसमें गाउस सर ने क्या बताया, गाउस सर ने यह बताया कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसके कुल आवेश और निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। फाई बराबर, जो फ्लक्स फाई होता है वो क्या होता है, उसके कुल आवेश, बंद सतह के कुल आवेश, क्यों टोटल कुल आवेश और निर्वात में परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट, इनके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। गाउस का नियम क्या बोलता है, किसी मैं इसकी पूरी डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं, किसी भी बंद सतह से सरफेस क्लोज होना चाहिए, बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, उसकी ये एक जानकारी है। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसके कुल आवेश तथा निर्वात में परावैद्युतांक, निर्वात में परावैद्युतांक आपको पता होता है, पता है ना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर, बदल लो, उसके कुल आवेश तथा किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसके कुल आवेश तथा निर्वात में परावैद्युतांक, निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। देखिए गाउस का नियम क्या बोल रहा है, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स उसके कुल आवेश तथा निर्वात के परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। व्हाट इज गाउस लॉ? गाउस लॉ इज टेलिंग अबाउट फ्लक्स। फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स इज रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड परमिएबिलिटी इन स्पेस ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, ओके, ठीक है। तो ये हो गया
गाउस का नियम। गाउस के नियम के कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, जो फैक्ट है, उनको मैं लिखवा देता हूं। बाकी आपको ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है उन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर अपन को घन की आकृति दे दे तब मेनली आपको घन के बारे में ही पूछता है। इसके लिए मैं आपको फिक्स फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। घन के कोने पे, इसकी सतह पर, इसके केंद्र पर, इसकी भुजा पर, जहां पर भी आपको दिया हुआ है उसके लिए फिक्स फॉर्मूले वो लिखवा देता हूँ। घन के लिए, ठीक है ना। तो घन के लिए इसका फर्स्ट केंद्र पर जब है, ये अपने पास में घन है, जब ये अपने पास में घन है तो इसके सेंटर पर अगर अपने पास है क्यूब के सेंटर पर अपने पास में चार्ज है, आवेश है, तब भी इसका फ्लक्स कितना होगा, फाई कितना होगा, इसका फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर किसी सतह के लिए पूछ ले, पर्टिकुलर सतह के लिए, सरफेस के लिए, इस साइड वाली सतह के लिए पूछ लिया, या फिर ऊपर वाले के लिए, कोई सी भी सतह के लिए पूछ लिया, तो देख लो ये टोटल है। टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब का, पूरे घन का फ्लक्स है। और एक सतह के लिए पूछ ले, एक सतह पर फाई कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, 6 है तो 6 का भाग दे दो, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो इसके सेंटर पर हो गया। अब यही इसके सतह के केंद्र पर होगा, तब सतह पर होगा, तब ये इसके सतह पर होने का मतलब ये आपका घन है, ठीक है। ये इसकी किसी भी सतह पर है, या मान लो यहां पर है, इस साइड में होगा, ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है, किसी भी सतह के केंद्र पर है ना। तो तब फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए हिंट दे रहा हूं। गॉस का नियम अपन को क्लोज्ड सरफेस के लिए बताता है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, है ना। और फ्लक्स अपन को नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो ये एक सतह पर है, अब इसको सतह इधर से तो बंद है पर इस तरफ से खुली है, तो इसको सबसे पहले क्लोज करेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये इस तरह से क्लोज हो गई। अपन को एक घनाभ और बनाना पड़ेगा, ये एक क्यूब और इसके साथ में रखेंगे तो आवेश क्लोज्ड हो गया, चार्ज इज क्लोज्ड नाउ। ठीक है, ये दोनों तरफ से, ठीक है। अब देखो, ये एक आवेश कितनी सतह को कवर कर रहा है, 2 सतह को। तो दोनों सतह के लिए टोटल तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये अपने फ्लक्स का फॉर्मूला देखा था, उसमें ये जो गाउस का नियम है, इसमें Q टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला आया था अपना फ्लक्स का। तो टोटल ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए, एक सतह के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पर ये कवर कर रहा है 2 सतह को, तो 2 का भाग देंगे। जैसे इसके सेंटर पर था, 6 सतह चारों ओर थी, तो 6 का भाग दिया एक सतह के लिए। यहाँ पर ये 2 सतह कवर कर रहा है, तो इसके लिए 2 का भाग देंगे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा डीप पे आपको जाना नहीं है, आपको ओनली फिक्स स्टडी करनी है, आप फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ये सतह के केंद्र पर दे दिया तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, कभी जब लंबी बात करेंगे कंसेप्ट में तब बात करेंगे, अभी क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका कोर्स। ठीक है, ये भुजा के लिए है। और नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसके कोने पर या फिर शीर्ष पर बोल सकते हैं, शीर्ष पर इस प्रकार से आ गया, ये देखो कोने पर आ गया। कोने पर जब फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स फाई क्या आ जाएगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कोने पर हो गया फ्लक्स। जब कोने पर आवेश होगा तब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये टोटल फ्लक्स हो गया Q इक्वल फाई इक्वल 8 अपॉन
सॉरी यार, कोने पर ये हो गया फाइव बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये गाउस का नियम हो गया। गाउस के नियम की डेफिनेशन कर ली, इसका फॉर्मूला कर लिया। आपको न्यूमेरिकल जब भी दे दे तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से घन के, मेनली घन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं गाउस के नियम से। आपके एग्जाम में घन के ही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। 4 फॉर्मूले मैंने आपको मेनली बताए, 5 हो गए। इस तरह से इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ सकता है, सतह पर, कोने पर, किसी प्रकार से। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स करें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम प्रॉब्लम्स करते हैं भैया जी। देखिए आज की क्लास में से तो लगभग एंड पर है। मैं आपको गाउस फ्लो की 1-2 प्रॉब्लम करवा देता हूँ, फिर ज्यादा क्लास लंबी करते नहीं है अपन। नेक्स्ट क्लास में फुल्ली प्रॉब्लम टू बेस। ओके, गाउस के नियम पर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन, किसी घनाकार बंद पृष्ठ के प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। घन मतलब क्यूब, क्यूब दे दिया आपको, पृष्ठ की लेंथ L है, इसकी जो किनारे की लंबाई है L है। ठीक है, यदि क्यों आवेश घन के किसी एक शीर्ष पर स्थित है, शीर्ष पर मतलब कोने पर स्थित है, तो घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो भाई साहब ये इस प्रकार से दिया हुआ है, अपने को आंसर करना है। और ये अपना घन है, इसके शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब कोने पर, किसी कोने पर, उसकी लंबाई L लेगी। अगर L पर ध्यान दोगे, ध्यान देते रह जाओगे, आपको पता है इसके फॉर्मूले में L काम ही नहीं आती। ठीक है, तो ये अपने को घन दिया हुआ है, इसके कोने पर है। अब यार कोने के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। नथिंग इज ऑप्शन। 6 एप्सिलॉन नॉट है, 10 एप्सिलॉन नॉट है, 24 है, 16 है, 8 इज नॉट प्रेजेंट हियर। क्या करेंगे भैया, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। किसी घनाकार बंद पृष्ठ के प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, यदि क्यों आवेश घन के किसी एक शीर्ष पर स्थित है, तो घन के प्रत्येक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछा आपको। प्रत्येक फलक से, फलक समझ रहे हो, मैंने आपको टोटल फ्लक्स बताया था। जब कोने पर है तब टोटल फ्लक्स कितना होगा। और जब फर्स्ट फॉर्मूला आपको Q/एप्सिलॉन नॉट लिखाया था मैंने आपको, तब एक फलक से गुजरने वाले फ्लक्स के लिए 6 लगवाया था कि नहीं लगवाया था। इसको और इसको दोनों को एक जगह रखो, ये इंटू हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको और इसको एक जगह रखेंगे, Q/6 एप्सिलॉन नॉट ये है, और ये है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर Q/एप्सिलॉन नॉट से Q/एप्सिलॉन नॉट थोड़ी गुणा किया था, 1/6 से किया था हमने। ठीक है, तो इसका भी 1/6 करना है। Q/8 एप्सिलॉन नॉट का 1/6। एक फ्लक्स का मतलब समझ रहे हो, एक फलक का मतलब। जब टोटल अपन को दिया हुआ है तो टोटल 6 फलकों के लिए दिया हुआ है। अगर फॉर्मूले से नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ। टोटल 6 फलकों के लिए 6 फलक होते हैं, 1 2 3। अपने कमरे को देखो चारों ओर से, 6 फलक है, तो 6 फलकों के लिए दिया हुआ है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जब कमरे के कोने पर अपने पास में है, तब पूरे कमरे के लिए Q/8 एप्सिलॉन नॉट है। अब अपन को एक दीवार के लिए निकालना है, एक दीवार के लिए निकालना है तो 1/6 करेंगे। ठीक है, 1/6 करेंगे तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑप्शन मिल रहा है नहीं, दिख रहा है भैया, दिख रहा है। ये प्रो डन, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में। जब तक टाटा बाय बाय, सी यू, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज। मेहनत करते रहिए और डूब कर मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ओके, थैंक यू।